बेटा लोग, आई होप आपको ऑडिट का 3rd चैप्टर समझ आ रहा है, प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट। तो आगे बढ़ रहे हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमने लेना है, एंड दैट इज मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल, कि हमने सैंपल जो है वो कैसे सिलेक्ट करना है। इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल भी है। अब वो ये बोलते हैं इसमें कैटेगरीज बनाई उसने। पहला बोलता है रैंडम सैम्पलिंग होती है, एक रैंडम होता है अनप्लान्ड, पता है आपको, जिसमें आप कोई भी प्लान नहीं बना के चलते, हर आइटम के सिलेक्ट होने के चांसेस सेम होते हैं, प्रोबेबिलिटी की कौन सी ट्रांसैक्शन सैंपल में आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी सबकी सेम है, इक्वल चांसेस, राइट। और इसमें भी फिर 2 आ जाते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रैटाफाइड रैंडम सैंपलिंग। फिर सेकंड आता है इंटरवल और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या होता है 1 बाय 1 सीख लेंगे अभी। इसमें फिर 2 आ जाते हैं, एक ब्लॉक सैंपलिंग और एक क्लस्टर। एक आ जाता है ब्लॉक और एक आ जाता है क्लस्टर। फिर इसमें नेक्स्ट आता है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। और फिर आ जाता है हैफाज़र्ड सैंपलिंग। बस अभी नहीं, वर्ड्स के हमें नॉलेज लेनी है, तो चलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग से, कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। रैंडम होता है अनप्लान्ड, है ना। तो इसमें हम मान लीजिए, एग्जाम्पल से जल्दी समझ आएगा आपको। मान लीजिए हमारे पास 100 बिजनेस आइटम्स है, जिनको हमें, ये पॉपुलेशन है 100 की, और सैंपल साइज जो है वो हमारा 5% है। इसका मतलब है नंबर ऑफ सैंपल आइटम्स कितना हो गया जो हम निकालेंगे, दैट विल बी 5% ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज 100, दैट इज 5। अब क्वेश्चन आता है विच 5। समझ आया चल क्या रहा है, कि कौन से 5 आइटम्स हैं जो हम सैंपल में निकालेंगे और उनको हम फिर डिटेल में चेकिंग करेंगे, ऑडिट इन डेप्थ चटनी बनाएंगे उसकी, बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक चेकिंग करेंगे कौन से 5। तो ये कौन से 5 ही वो सिखाने हैं आपको मैंने। तो वो कहते हैं उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप ड्रॉ फ्लॉट कर लो, पर्चियां बना दो, स्लिप्स बना दो, हर ट्रांसैक्शन का, जो 100 ट्रांसैक्शन है, हर ट्रांसैक्शन का एक कोड नंबर रख लो, आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोड नंबर। वो कोड नंबर स्लिप ऑफ पेपर पे लिख लो, ऐसे करके 100 स्लिप्स बना लो, फिर उसको एक बॉक्स में डाल दो, फिर आइस क्लोज करके उसको शफल कर दो, फिर 5 पर्चियां निकाल लो, उन 5 पर्चियों पे जिसका कोड नंबर होगा वही सैंपल ट्रांसैक्शन है। या फिर वो कहता है कि आप रैंडम नंबर टेबल यूज कर लो। रैंडम नंबर टेबल क्या होता है, जिसमें एक टेबल हम बनाते हैं जो कंप्यूटर पे भी अवेलेबल है, बुक्स में भी अवेलेबल होती है, हर जगह है, और उसमें ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं बहुत सारे। मैं तो छोटा सा बना रही हूँ, जिससे एक बस एक अंदाजा लग जाए आपको कि चल क्या रहा है। ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं, स्क्वायर्स, और इन सब में नंबर लिखे होते हैं, और उन नंबर का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, रैंडम है ना। कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कितने भी डिजिट्स का हो सकता है। मान लीजिए लिखा हुआ है 4 5 6 1 9 8 2 2 3, कुछ भी 6 7 6, कुछ भी ऐसे ऐसे करके बहुत सा पूरा टेबल बना हुआ है, नंबर से नंबर ही नंबर है। अब आपको कोई 5 सिलेक्ट करने हैं, मैंने तो बहुत छोटा सा बनाया, 5 तो दिख भी नहीं रहे हैं इसमें कि नंबर्स दिख जाए, तो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि हमें कुछ नंबर्स चाहिए।
तो उसमें आप इसमें आइज क्लोज करके पेंसिल से कहीं पे भी पिन पॉइंट कर दोगे एक, और मान लो वो पॉइंट यहाँ लग गया, ये पॉइंट लग गया। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इससे आप इस डायरेक्शन में भी जाने की सोच सकते हो, इस डायरेक्शन में भी जाने की सोच सकते हो, इस डायरेक्शन में भी जाने की सोच सकते हो, इस डायरेक्शन में भी जाने की सोच सकते हो, इस डायरेक्शन में भी जाने की सोच सकते हो, और इस डायरेक्शन में जो पॉसिबल हो। बड़ी सारी ऑप्शंस हैं। कहीं पे भी मेरा बायस नहीं आ रहा है अभी तक, तो कहीं पे भी पार्शियलिटी नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा चलो भाई डायगोनली डाउनवर्ड जाते हैं। अब डायगोनली डाउनवर्ड जाते तो 4 5 6 से शुरू किया, फिर मिला 198, फिर मिला 223, फिर मिला 676। अब इसमें से सपोज मेरे को 3 आइटम्स उठाने हैं, या 4 आइटम्स या 5 आइटम्स। मैंने तो 4 ही लिया मैक्सिमम, तो मैं 4 का एग्जाम्पल बना सकती हूँ। अब फिर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं, अब जो मैंने कोड नंबर बनाए होंगे ट्रांसैक्शंस के, तो वो 2 डिजिट कोड नंबर है। मेरा जो कोड नंबर है ट्रांसैक्शंस को जो मैंने दिया हुआ है वो 2 डिजिट्स का है। तो फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पहले 2 ले लूं या लास्ट के 2 ले लूं, और अगर 4 डिजिट है तो बीच के 2 भी ले सकती हूँ। वो तो रैंडम नंबर टेबल के नंबर पे डिपेंड करेगा ना। तो मैंने डिसाइड किया चलो पहला 2 डिजिट्स लेते हैं। तो फिर मैंने पहले 2 लिए 45, 19, 22, 67। अगर मुझे 4 आइटम्स उठाने तो 4 को ही लूंगी, 3 उठाने तो 3 ले लूंगी। अब ये जो नंबर मिले हैं ये कोड नंबर मुझे मिल गए 45, 19, 22, 67। अब बताओ कहाँ मेरी बायस है। अब जिन ट्रांसैक्शन का ये वाला कोड नंबर होगा वो मैं उठा लूंगी सैंपल में। बन गया सैंपल। 5 चाहिए तो 5 ऐसा एक नंबर और निकाल लो, उसी सीरीज में मिल जाएगा ना। मैंने तो बनाया नहीं इतना बड़ा, बट आप समझदार हो, समझ आ गया होगा हम पढ़ क्या रहे हैं। तो रैंडम नंबर टेबल से, ड्रॉ ऑफ लॉट से, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, जिसमें हर ट्रांसैक्शन के सिलेक्ट होने का चांस सेम है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है। फुल चांसेस है कि कोई भी आइटम सिलेक्ट हो जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं। तो इसमें बायस नहीं है बिल्कुल भी। अब बात आती है ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है कौन से केस में सक्सेसफुल है, जहां पे आपने जो पूरा पॉपुलेशन लिया है उसमें होमोजीनियटी मिले। अगर सारी की सारी होमोजीनियस आइटम है तभी ये कामयाब है। इसका मतलब होमोजीनियस का क्या मतलब है, सारी जो ट्रांसैक्शन है वो एक जैसी है। ऐसा नहीं है उसमें कोई मटेरियल है और कोई इमटेरियल है, सारी एक कैटेगरी की है, और उसमें से कोई भी 5 मिल जाए हमारा काम बन जाएगा, तब ये सक्सेसफुल है। डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन नहीं है, होमोजीनियस है, सेम टाइप ऑफ ट्रांसैक्शंस, मॉनेटरी वाइज सब कुछ वाइज सब सेम है, तब ही ये सक्सेसफुल है। आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, एक भी वर्ड नहीं है जो आपको तंग करेगा। हाँ, एक भी वर्ड। फिर आता है स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जो नेक्स्ट आया रैंडम में ही दूसरा आता है स्ट्रेटाफाइड। एक वर्ड आता है स्ट्रैटम। स्ट्रैटम का मतलब होता है बेटे मेरे कैटेगरी, और स्ट्रैटा उसका प्लूरल होता है, कैटेगरीज। तो वहां से वर्ड बना स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग जो है वो डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन के केस में काम आएगा। डाइवर्सिफाइड जहां पे होमोजिनिटी नहीं है, वो डाइवर्सिफाइड है। उस डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन की पहले हमें स्ट्रैटा बनाने पड़ेंगे, कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। कैसे, वो एग्जाम्पल से आ जाएगा, सुनिएगा। जैसे सपोज हमारे डेटर्स हैं। अब कोई डेटर है जो इसने 5,000 रुपए भी देना है, और कोई डेटर है जिसने 1 लाख से ज्यादा रुपया भी देना है, मोर देन 1 लाख। इतना बड़ा जबरदस्त डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है। तो हमने कैटेगरीज बनाई, हमने बनाया जो ये 5,000 है, 50 नहीं है, कि तो हमने 5,000 से नीचे का कोई डेटर नहीं है, तो हमने कैटेगरी बनाई कि जी 5,000 से लेकर 15,000 तक, ये फर्स्ट कैटेगरी है। आप कोई और भी बना सकते हैं, 5 से 10, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। फिर मैंने नेक्स्ट बनाई 15 से 30, मतलब 15 से ज्यादा, 30 तक, 30 तक, अप टू 30, फिर 30 टू 45। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने का गैप ले रहे हैं।
जैसे मैं 15 का गैप, जैसे मैंने पहले 10 का गैप लिया तो ये गलत हो गया, मुझे वहां भी 10 का ही गैप लेना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, इसको हम बढ़ा देते हैं। मान लीजिए हमने कर दिया ये 5 से 25, 20 का कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी जजमेंट होती है कि कितना करना है, उसमें ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, जैसे मर्जी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो 5 से 25 किया, फिर मैंने 25 से 45 कर दिया, फिर मैंने 45 से 65 कर दिया, 65,000। फिर नेक्स्ट कैटेगरी मैंने 65 से 85 कर दी। टेबल थोड़ी छोटी चाहिए मुझे, चलिए फिर से बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए मान लीजिए मैंने लिया 5,000 से 30,000, 25 का गैप ले लेते हैं, थोड़ी कम कैटेगरीज बन जाएंगी ना, तो मेरी जगह बन जाएगी। तो 5,000 से 30,000, फिर 30,000 से नेक्स्ट 25 हो गया मेरा 55,000, फिर 55,000 से मेरा हो गया आपका 80,000, फिर 80 से मैंने ले लिया आपका 1 लाख, फिर मोर देन 1 लाख, लास्ट कैटेगरी के लिए फिर मेरे पास जगह कम पड़ गई दैट इज सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं मोर देन 1 लाख। ठीक है, अब मेरे ये देखा कि इसमें नंबर ऑफ डेटर्स कितने हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे पास नंबर ऑफ डेटर्स कितने हैं, तो मुझे पता चला इस कैटेगरी में मेरे पास 30 पीपल है। मेरे इतने डेटर्स है जिन्होंने 5,000 से लेकर 30,000 तक का अमाउंट देना है, 5,000 से 30,000 तक का अमाउंट देने वाले डेटर्स का नंबर 30 है। इसमें सपोज 20 पीपल है, इसमें सपोज 10 पीपल है, इसमें सपोज 5 पीपल है, इसमें सपोज 2 पीपल है। तो सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा रुपया देना है। तो ये कितनी डाइवर्सिफाइड है, 5,000 से लेकर 1 लाख से ऊपर वाले लोग भी बैठे हैं जिन्होंने इतना पैसा देना है मेरा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या करा, मैंने अपनी जजमेंट लगाई और मैंने स्ट्रेटा बना लिया। इस तरीके से टोटल डेटर्स कितने हो गए, 30, 20, 50, 50 और ये 60, 65 एंड 67। जो टोटल हो गए वो 67 हो गए। अगर आप फिर से चेक कर लेंगे 50, 60, 65, हाँ 67। तो टोटल नंबर ऑफ डेटर्स जो है वो मेरे 67 है। अब ध्यान से सुनिए, अब मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो स्ट्रांग है। ये मैं एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि वो हमने जब ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कर रहे होंगे तो आईसी स्टडी कर लिया होगा कि वो कितना इफेक्टिव है। तो वो आईसी स्ट्रांग है, हम ऐसा अपने एग्जाम्पल में मान रहे हैं। आईसी स्ट्रांग है तो हमें ज्यादा सैंपल साइज उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज और होती है, मटीरियलिटी को भी तो ध्यान में लेके चलना होता है। सीखा है आपने मेरे से कि जो हाईली मटीरियल आइटम्स हैं उनको पूरा कवर करते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे पूछूंगी कि जी आप इसमें सैंपल साइज क्या लोगे, तो आप बोलोगे जी इस कैटेगरी में तो मैं 100% लूंगा। सैंपल साइज परसेंटेज में होता है हमेशा कि जी इसमें तो मैं 100% चेक करूंगा क्योंकि 2 ही ट्रांसैक्शन है, इसमें रिस्क नहीं ले सकता। तो जब एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में कि कहाँ पे टेस्ट चेक यूज नहीं करना है, तो वो यही आ गया कि नंबर ऑफ ट्रांसैक्शन स्मॉल, नंबर स्मॉल बट मटेरियल। 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है, कितना मटेरियल है, ट्रांसैक्शंस का नंबर सिर्फ 2 है, तो क्यों सैंपल साइज में सोच रहे हो, पूरा चेक करो, नो टेस्ट चेक। मैंने बोला अच्छा इसमें कितना करोगे, तो आप में से किसी ने बोल दिया 80%, ये भी बड़ा अमाउंट है, ओके इट्स योर चॉइस। इस पे किसी ने बोला आप में से 60% चेक करूंगा, इसमें किसी ने बोला जी 40% चेक करूंगा, कोई 30 भी बोल सकता है आप में से, कोई 20 भी बोल सकता है, क्योंकि आईसी स्ट्रांग है, अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, बट अपना अपना रिस्क टेकिंग पावर होता है, कोई ज्यादा कोई कम। यहाँ पे आपने किसी ने बोला जी 10% ही बहुत है, ओके इट्स योर चॉइस। किसी ने बोला नहीं 20, ओके 20। तो ये ऑडिटर की अपनी अपनी जजमेंट होती है किसको कहाँ पे सही लग रहा है, कितना सही लग रहा है। अब यहाँ पे निकलेगा नंबर ऑफ सैंपल आइटम्स, कि हम सैंपल आइटम्स कितने लेंगे। तो 10% ऑफ 33 हो गया, 40% ऑफ 28 हो गया, 60% ऑफ 10 6 हो गया, 80% ऑफ 5 4 हो गया, और ये 100% 2 हो गया। अब इसका टोटल कर लो, 311 एंड 17 एंड 21 एंड 2 23। फिर से चेक कर लो, 11 और 6 17 और 21 और 2 23। इसका मतलब है 67 में से आप सिर्फ 23 से पूछोगे।
दिस इज योर सैंपल। अब क्वेश्चन आया विच 23 आउट ऑफ 67 आप कितने 23 करोगे, ये तो कितने हो गया, कौन से लोगों से पूछोगे, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और वॉट एवर हुमेवर। अब कौन से 23, अब यहाँ पे आप सिंपल रैंडम फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आप क्या फॉलो कर लो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो अभी सिखाई, जिसमें ड्रॉ ऑफ लॉट कर लो, कोड नंबर्स बना दो 67 के, पर्चियां डाल दो, 23 निकाल लो, या फिर रैंडम नंबर टेबल यूज कर लो। कहीं कोई बायस नहीं, टेक्निक है जबरदस्त। स्टार्टा बनाते हुए भी कोई बायस नहीं है क्योंकि इक्वल गैप रखा। वो 82 1 लाख बुरा लग रहा है तो आप 82 उसमें भी 25 का गैप डाल दो, क्या जा रहा है 1 लाख 5 कर दो, फिर ये मोर देन 1 लाख 5 कर दो अगर बुरा लग रहा है तो। थिंक व्हाट आई एम सेइंग। तो इसमें कहीं कोई सब्जेक्टिविटी, कहीं कोई पार्शियलिटी, बायसनेस नजर नहीं आ रही है। दिस इज व्हाट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिक्स ही तो यूज कर रहे हो, डाटा का आपस की रिलेशनशिप। तो ये है स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जो कब यूज करते हैं, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन में। समझ आया शायद आपको सारा, बहुत आसान था। हाँ अब पढ़ोगे समझ आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिस्टमैटिक या रेगुलर इंटरवल सैम्पलिंग। इंटरवल और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। रेगुलर इंटरवल या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे आपने कहा बेटा आप एक काम करो, पेज नंबर 5 से स्टार्ट करो, ये पेज नंबर है, इस पेज की ट्रांजैक्शन को चेक करना है आपने, या इस पेज की टोटलिंग को चेक करना है, या ये वाउचर नंबर हो सकता है 5, वाउचर नंबर 5 से स्टार्ट करो। मैंने कहा सर फिर उसके बाद, बोले उसके बाद 10 उठा लो, फिर 15 उठा लो, फिर 20 उठा लो, फिर 25 उठा लो, फिर 30 उठा लो, फिर 35, जाओ ये वाले वाउचर नंबर, ये वाले पेज नंबर, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका पॉपुलेशन है उसमें ये वाले नंबर आप उठा लो। अब इसमें क्या खासियत है, इसमें रेगुलर गैप है, 5 का गैप लिया है इसमें, देखें आप 5 का गैप लिया, हर 5वें आइटम को मैंने उठाया। कहाँ बायस है, मुझे क्या पता हर 5वें आइटम पे कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, तो मैं कोई पार्शियल थोड़ा ना हो रहा हूँ। वेरी गुड मेथड। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइज एलिमेंट डालना चाहिए था, क्योंकि अगर ऑडिटी को आइडिया लग गया कि सर हर बार 5वें आइटम करते हैं और 5 से शुरू करते हैं, तो फिर बीच में मैनिपुलेशंस करेगा, क्योंकि उसको पता है बीच की आइटम तो सर चेक ही नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट्स यूज करते हैं। मल्टीपल रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट्स, रटते थोड़ी ना, वर्ड्स को रिस्पेक्ट करिए, समझ आ जाएगा। इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट्स मल्टीपल लीजिए और रैंडम लीजिए। जैसे एक बार आपने 5 से शुरू करा, अगली बार जब आप सैंपल निकालेंगे 5 से मत शुरू करिए, 3 से शुरू करिए। अब आपने 5 का गैप लेना है, 8 13, अब 16 आ गया, नया स्टार्ट, मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट है ना, रैंडम। अब फिर 5 का गैप लीजिए, फिर चेंज कर लीजिए, नया स्टार्टिंग पॉइंट, फिर 5 का गैप। किसको आइडिया लगेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा आप कौन सा आइटम उठा लोगे। इट्स सो वेग, कुछ भी क्लियर नहीं है इसमें, क्योंकि आपके दिमाग में है कि मैं कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से उठाऊंगा और कितने का गैप लूंगा। हो सकता है कल अगली बार आप 5 का गैप ना लें, 4 का गैप लें, वो आप पर डिपेंड करता है। अगली बार आप 3 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करें। इसको बोलते हैं इंटरवल और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एक सिस्टम है जो आपने फॉलो किया हुआ है, जिससे फिर आप प्रूव कर पाओगे सर देखो मेरी कोई बायस नहीं है, मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिकली चला है। अगेन फिर वही बात है, जो आपकी पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस होना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में कोई मटेरियल आइटम है और आपने इमटेरियल उठा लिया सैंपल में, तो बिल्कुल बेकार सैंपल है। तो सारे जो आइटम्स है उसकी वैल्यूएशन सेम होनी चाहिए, मटेरियलिटी लेवल सेम होना चाहिए, फिर ही फायदा होगा आपको। अब इसमें ही दो और आते हैं वर्ड्स, ब्लॉक सैंपलिंग और एक क्लस्टर सैंपलिंग। ब्लॉक सैंपलिंग क्या है, जिसमें आप टोटल पॉपुलेशन को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हो, और ब्लॉक जो है वो सेम साइज का होता है। और दूसरी बात, ब्लॉक में कॉन्सिक्यूटिविटी मिलती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कॉलोनी का, कॉलोनी में 200 हाउसेज हैं, आपको कोई 50
50 हाउसेस का सर्वे करवाना है, तो आपने पहले इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया, 4 ब्लॉक्स बनाए आपने, इक्वल दिखने चाहिए थे, वो नहीं है, डजंट मैटर, डोंट माइंड प्लीज। दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2, दिस इज ब्लॉक 3 एंड दिस इज ब्लॉक 4। दिस इज हाउस नंबर 1 to 50, फिर ये 100 आ गया, फिर ये 150 आ गया, फिर ये 200 आ गया। अब आपने अपने अपने जो बच्चा था आपका आर्टिकल या ट्रेनी या एम्प्लॉय जिसको आपने काम करने को भेजा, असिस्टेंट, उसको आपने बोला बेटा जाओ ब्लॉक 2 उठा लो और इसका सर्वे करके आओ, हर हाउस से जाकर ये सारे क्वेश्चन ले जाओ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर आओ। बोला यस सर। अब वो आपका बच्चा जो गया वो क्या करेगा, वो सबसे पहले हाउस नंबर 51 में जाएगा, फिर वो हाउस नंबर 52 में जाएगा, फिर वो हाउस नंबर 53 में जाएगा। समझदार है आप, ऐसे करते करते वो हाउस नंबर 100 तक जाएगा और पूरी आंसर शीट तैयार करके आपको दे देगा। तो ये जो सैंपल आपने उसको निकाल दिया 50 to 100, ये कैसे निकाला, ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया पॉपुलेशन को, फिर एक ब्लॉक उठाया और उस ब्लॉक के सारे आइटम्स को चेक कर दिया। फायदा क्या हुआ, कॉन्जिक्यूटिविटी मिल गई एक तो आपको, 51 के बाद 52 बिल्कुल साथ में ही एडजेसेंट हाउस है, बिल्कुल बाजू में लगता है वो मकान, तो उसको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, अब कहाँ जाऊं अब कहाँ जाऊं, टाइम वेस्टेज खत्म। तो वो कॉन्जिक्यूटिविटी मिल जाती है तो उससे टाइम सेविंग होती है। अब बात आती है कि ये कामयाब कब है, ब्लॉक सैंपलिंग जो है आपने करी, ये कब सक्सेसफुल है। ये सक्सेसफुल तब है जब आपकी हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक जैसा है और विद इन अ ब्लॉक आपके पास हर तरह की वैरायटी है। इसका मतलब है विद इन अ ब्लॉक आपके पास वैरायटी है, लेकिन एवरी ब्लॉक is identical to other blocks. इसका मतलब सब ब्लॉक एक जैसे हैं, इसलिए कोई सा भी एक ब्लॉक उठा लो, विद इन अ ब्लॉक वैरायटी है, हर तरह की आइटम मिल जाएगी। क्या मतलब है, जैसे सपोज इसमें या तो ऐसा हो कि इस कॉलोनी में सारे ही एक ही पर्टिकुलर क्लास के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, जो भी एक क्लास उठानी है आपको उस क्लास के लोग रहते हैं सारे के सारे, 1 से लेकर 200 तक क्लास ही एक ही है, तो कोई भी ब्लॉक उठा लोगे तो एक ही क्लास, आप लोग स्टडी उस क्लास को करना है तो कंफर्टेबल हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं है कॉलोनी, उसमें रिच पुअर मिडिल क्लास हायर मिडिल क्लास सब इकट्ठे रहते हैं, एलिट क्लास सब इकट्ठे रहते हैं। तो फिर देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ब्लॉक में सिर्फ रिच हो, किसी ब्लॉक में सिर्फ पुअर हो, किसी ब्लॉक में सिर्फ हायर मिडिल क्लास हो, फिर सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि फिर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से फर्क हो गया, आपका एनालिसिस का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने कुछ को तो इंपॉर्टेंस दी, कुछ को तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी। जैसे आप हायर मिडिल क्लास से सर्वे कर लिए, आपको रिच को भी तो करना था, वो तो रह गए, या पुअर को भी तो करना था, वो तो रह गए, तो ये बेकार हो गया। यहां से समझ आया कि ब्लॉक्स आपस में होमोजीनियस होने चाहिए, ब्लॉक्स में आपस में सेमनेस होनी चाहिए, लेकिन विद इन अ ब्लॉक हर तरह की वैरायटी होगी, तब ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ये तो हो गया आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल जो आपकी लाइफ से रिलेटेड था। अब ऐसे ही बिजनेस हाउस में एक अगस्त का महीना लीजिए, उसमें सेल्स के वाउचर्स हैं, इनवॉइसेस वाउचर्स जो भी कह लीजिए, उनको आपने चेक करना है। तो आपने पूरे अगस्त को फिर से ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, मान लीजिए टोटल है आपके, अगेन सेम सिंपल एग्जांपल, 200 वाउचर्स हैं सेल्स के, तो आपने उसको क्या बोला, बेटा अगस्त की स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करो और वाउचर नंबर 1 से लेके वाउचर नंबर 50 तक आप चेक कर दो। अब बच्चा क्या करेगा, वाउचर नंबर 1 वाउचर का नंबर होता है, सेल इनवॉइस है तो उसका नंबर होगा, तो इनवॉइस नंबर 1 2 3 कंसेक्यूटिविटी आ गई ना फिर से। तो आपने क्या किया, पूरे अगस्त को 4 ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जैसे हमने कॉलोनी को किया, बिल्कुल सेम एग्जांपल है, और आपने उसको कहा पहले 50 वाउचर्स चेक कर दो सेल्स के आप। अब ये सक्सेसफुल कब है, जब या तो पूरे अगस्त में सेल्स एक तरीके से रही हो, पीक है तो पूरा अगस्त पीक है, स्लैक है तो पूरा अगस्त स्लैक है,
तभी सक्सेसफुल होगा। नहीं तो पहले 50 में हो सकता है पीक सीजन वाली सेल्स और अगले 50 में हो सकता है स्लैक वाली सेल हो, फिर क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बेकार एनालिसिस हो गया। तो बड़ी समझदारी से करना है, इसका मतलब काम की बात वही है कि हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक जैसा है और विद इन अ ब्लॉक वैरायटी है। या तो पूरे अगस्त में उतार चढ़ाव, कभी ज्यादा कभी कम, तो कुछ पता नहीं रहता, सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है। किसी दिन सेल ज्यादा हो जाती है, किसी दिन सेल होती नहीं है, किसी दिन कम हो जाती है, फिर भी ये सक्सेसफुल है। आई होप आपको समझ आया। तो वही उसने लिखा है, बोलता है इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ अ डिफाइंड ब्लॉक। डिफाइन ही तो किया हमने, ये ब्लॉक 1 2, ये डेफिनेशन ही तो है उस ब्लॉक की। डिफाइंड ब्लॉक ऑफ कॉन्सिक्यूटिव आइटम्स, ये सबसे बड़ी बात है। सेल इनवॉइसेस भी तो लाइन में लगे होते हैं, सेल बुक में लाइन के एक एक के बाद एक ही तो आएगा, तो कॉन्सिक्यूटिव आइटम्स में काम आता है ये। कहता है वंस द फर्स्ट आइटम इन अ ब्लॉक इज सिलेक्टेड, पहले आपने वाउचर 1 सिलेक्ट करी तो आप कंसेक्यूटिवली आप 50 तक जाओगे, रेस्ट ऑफ द ब्लॉक फॉलोज कंसेक्यूटिवली। कहता है इट इज सिमिलर टू जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग मैंने आपको बताया था, जिसमें हम अपनी जजमेंट से डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला चेक करेंगे, वो वाला चेक करेंगे, कोई भी पेज नंबर। तो वो कहते हैं कि उसके जैसा है, क्योंकि इसमें भी आपने क्या किया, बस ब्लॉक्स में तो कन्वर्ट किया, फिर कोई भी एक ब्लॉक उठा लिया, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। और ब्लॉक्स भी आपने अपनी जजमेंट से ही तो बनाए, इसलिए वो कहते हैं कि हो सकता है कहीं कोई बायस आ जाए। इसको लेके मैं ऐसा सोचती हूँ कि मान लीजिए ऑडिटर कह रहा है कि मेरे को लगा कि अगस्त में पूरे में एक जैसी सेल होगी, इसलिए मैंने ऐसे किया, लेकिन क्या पता उसे सच्चाई पता थी और उसने जानबूझ के ऐसा किया, उसे कुछ और करना चाहिए था, और उसने ब्लॉक सैंपलिंग का सोचा और कर दिया, जबकि उसे पता था कि इससे रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है। अपनी जजमेंट के हिसाब से ब्लॉक्स बनाए, जो भी उसके दिमाग में चल रहा था उसके हिसाब से, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा मैं सोचती हूँ कि वो बायस है, तो वो क्या कहना चाहता है इससे, इस बात से। He says, however, there is a risk of bias and of establishing a pattern of selection which may be noted by the auditee। कि जो पैटर्न ऑफ सिलेक्शन है कि सर तो हमेशा महीने को 4 ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं और पहले 50 वाउचर्स चेक करवा देते हैं, तो यहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट डालिए, बेटर हो जाएगा, और हर बार ब्लॉक सैम्पलिंग मत करिए, मेथड चेंज कर दीजिए सैम्पलिंग का। तो बेसिकली सरप्राइज एलिमेंट डालने से समस्या खत्म। दैट इज व्हाट ही वांट्स टू से। तो मेन वर्ड्स पकड़िए, जजमेंटल सैम्पलिंग की तरह है, बायस कहीं का आ सकता है, अगर ऑडिटर चाहे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, बाकी बड़ा कामयाब मेथड है। उसके बाद आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स। अपने आप में क्लस्टर का मतलब पता होना चाहिए, ग्रुप ऑफ एक जैसे आइटम्स का ग्रुप। ब्लॉक में एक और लाइन थी जो मुझे बतानी थी। कहता है इट गिव्स प्रिसाइज रिजल्ट। प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट व्हेन each block contains as varied a mixture as possible। कि एक ब्लॉक में हर तरह का मिक्सचर है, बिल्कुल वेरिड, सब अलग अलग तरह के आइटम, सब मिक्सचर है उसमें। एंड any one block is as nearly like any other block as possible। जो मैंने लिखा भी था कि हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक जैसा है और विद इन अ ब्लॉक वैरायटी है। आपसे अगर ये लाइन याद ना हो तो आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि विद इन अ ब्लॉक वैरायटी है, हर तरह का आइटम है और हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक जैसा है, तब आपको ब्लॉक सैम्पलिंग का बहुत फायदा होता है, राइट। फिर उसने बोला इसके एडवांटेज में सिंपल टू ऑपरेट है, वो तो मैंने बताया भी आपको। और फिर वो कहता है कि अगर पॉपुलेशन बहुत डिस्पर्स्ड है तो इससे टाइम सेव होता है, क्योंकि आप कॉन्सिक्यूटिव आइटम्स उठाते हो तो आपका टाइम सेविंग है, ये बात तो है। अब क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स है ना, क्लस्टर का मीनिंग है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल सीजनल इंडस्ट्री है, तो इसमें आप क्या करें, दो क्लस्टर बना लें, एक सीजनल जब पीक था, पीक सीजन, और एक स्लैक सीजन। पीक सीजन में सारी सेल्स ऐसी पीक सीजन की तरह होंगी और इसमें सब स्लैक की तरह होंगी। तो ये दो क्लस्टर बना दे, दिस इज क्लस्टर 1 एंड दिस इज क्लस्टर 2।
समझ में आ गया? अब वो कहता है कि इसमें से या तो दो ऑप्शन है, या तो एक क्लस्टर उठाइए और चेक कर लीजिए। ब्लॉक में क्या था, कॉन्जिक्यूटिविटी मिलती है, वो अलग चीज है। क्लस्टर में हम एक कैटेगरी बना लेते हैं, उस कैटेगरी के सारे आइटम्स इकट्ठे कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल सीजनल इंडस्ट्री बताया मैंने आपको। तो इसमें या तो तरीके है, कोई एक क्लस्टर उठा लीजिए और उसको पूरा चेक कर दीजिए। बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो हर क्लस्टर में से कुछ आइटम उठा लीजिए। इस क्लस्टर में से भी सैंपल आइटम उठा लीजिए, क्लस्टर 2 में से भी कुछ सैंपल आइटम उठा लीजिए, तो फिर ये और अच्छा रिजल्ट देगा। अब वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करो, प्रोफेशनल एग्जाम में कहता है आप एक ब्लॉक चेक करो या एक क्लस्टर चेक करो, आपको बेटर रिजल्ट कब मिलेगा? तो आंसर आता है जब एक ब्लॉक चेक करोगे, क्योंकि हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक जैसा ही एक खास बात है, जबकि क्लस्टर दूसरे क्लस्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसलिए एक क्लस्टर चेक करोगे तो दूसरे को तो चेक ही नहीं किया, वो उस तरह के तो आइटम ही छोड़ दिए, सो इट डजंट गिव बेटर रिजल्ट। इसलिए जब वो आपसे ब्लॉक और क्लस्टर को कंपेयर करे तो ब्लॉक इज ऑलवेज बेटर। क्लस्टर तब बेटर काम करेगा जब हर क्लस्टर में से कुछ सैंपल आइटम्स आप निकाल लोगे। दैट इज व्हाट इज क्लस्टर सैंपलिंग। बेसिकली कुछ नहीं है, सैंपल निकालने के तरीके हैं जो हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से स्टैटिस्टिकली कैसे क्या करें कि बायस ना हो और जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकले और बढ़िया रिजल्ट्स आए, ऑडिट रिस्क कम हो जाए, रिपोर्ट ठीक चली जाए। असली तो मकसद यही है ऑडिटर का, क्योंकि जितना बढ़िया सैंपल होगा उतना बढ़िया आपकी एनालिसिस होगी, उतना बढ़िया आपका कंक्लूजन, उतना बढ़िया ओपिनियन, राइट? उतना रिस्क कम होता चला जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला, जो थर्ड टाइप आप बोला, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। अभी तक आप देखो तो मैं क्या बोल रही थी, इस वाले डेटा से बात कर लो, उस वाले डेटा से बात कर लो। सैंपल में मिस्टर एक्स मिस्टर वाई आ रहा था, या फिर वाउचर नंबर 1 2 50 चेक कर लो, वाउचर नंबर आ रहा था, या फिर पेज नंबर आ रहा था, है ना? मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, अमाउंट्स में सैंपल निकालते हैं। मतलब जब हम इसमें सैंपलिंग करते हैं मॉनिटरी यूनिट, तो मनी की टर्म्स में हमारे पास सैंपल आएगा। He says it is a type of value weight selection in which sample size, selection and evaluation results in a conclusion in monetary amounts, कि जो भी आप शुरू से लेके लास्ट तक करोगे वो मॉनिटरी टर्म्स में करोगे। उसके बाद लास्ट आया हैफेजर्ड सैंपलिंग। हैफेजर्ड होता है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, हैफेजर्ड कभी भी कहीं भी चले गए, दैट इज व्हाट इज हैफेजर्ड। एक तरीके से ये जजमेंटल सैंपलिंग ही है कि जो भी दिमाग में आई वो पिक्चर उठा ली, वो ट्रांजैक्शन पिकअप कर ली, सैंपल में उसको चेक कर दिया। उसने लिखा भी है कि जब आप स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कर रहे हैं हैफेजर्ड मत करिए। क्यों? क्योंकि इट लैक्स बेसिस एंड एक्सेप्टेबिलिटी। आप सामने वाले को समझा ही नहीं पाओगे, इतने हैफेजर्ड हो जाओगे, कोई सिस्टम ही नहीं होगा किस बेसिस पे आपने कौन सा आइटम उठा लिया, यू हैव नो आंसर। तभी उसने लिखा, कहते हैं इन दिस द ऑडिटर सिलेक्ट्स अ सैंपल विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक। वो कहता है आप कोई स्ट्रक्चर्ड टेक्निक, कोई सिस्टम नहीं उठा रहे हैं, आप कोई सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर्ड टेक्निक नहीं है आपकी। स्ट्रक्चर्ड होती तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाते, आप बता पाते कि मैंने, जैसे मैंने अभी सारे बताए, ब्लॉक, क्लस्टर, रैंडम नंबर टेबल, सिस्टमैटिक, रेगुलर, इंटरवल, सब बताए ना, उनमें स्ट्रक्चर था ना। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। कैसे उठाए? ऐसे ही जो मेरे दिमाग में आ गया। इसमें ऑडिटर साहब ऐसे जवाब दे रहे होंगे, तो इसलिए वो कहता बढ़िया नहीं है। कहते ऑडिटर वुड नॉनदलेस अवॉइड एनी कॉन्शियस बायस। कहते फिर भी, नॉनदलेस होता है फिर भी, जो ऑडिटर है वो बायस को अवॉइड करेंगे। अगर हैफेजर्ड लगाए तो बायस को अवॉइड करें, पार्शियल ना होते चले। ही सेज अवॉइड एनी कॉन्शियस बायस। कॉन्शियस मतलब जानबूझ के आप बायस कर रहे हैं, या प्रिडिक्टेबिलिटी। इसका मतलब है आप अगर बायस ना होने की कोशिश करें तो हैफेजर्ड से रिजल्ट ठीक आ सकता है, फिर भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर्ड टेक्निक नहीं है, टोटली अनस्ट्रक्चर्ड, आप जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए वो बोलता है जब स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करें आप हैफेजर्ड सैंपलिंग को इस्तेमाल मत करें। लिखा है उसने आगे ब्रैकेट में, उसने एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें आप बायस हो जाते हैं। कहता है फॉर एग्जांपल अवॉइडिंग डिफिकल्ट टू लोकेट आइटम्स।
कि जिन आइटम्स को लोकेट करना मुश्किल है हम सैंपल में लेते ही नहीं है, तो बायस नहीं है ये। या नॉर्मली हम स्टार्टिंग एंट्री से स्टार्ट नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, तो ये बायस है कि हमने माइंड में एक पिक्चर बना रखी है कि इसको लेना है हमेशा, इसको हमेशा नहीं लेना है, तो ये बायस ही तो होती है। रैंडम में तो कोई भी आ जाएगा, क्या पता पहला भी आ जाए, सोचिए। तभी वो बोलता है जब आप इस तरीके के काम करते हैं, जैसे ऑलवेज चूजिंग और अवॉइडिंग द फर्स्ट और लास्ट एंट्री, कि लास्ट को अवॉइड करो या फर्स्ट को अवॉइड करो या हमेशा इनको जरूर पिकअप करो, ये एक बायस है जो आप ले रहे हो। वो कहता है ऐसे काम वो नहीं करेगा अगर वो हैफेज़र्ड सैम्पलिंग करेगा। And thus attempt to ensure that all items have a chance of selection, कि वो कहता है हैफेज़र्ड में वो कोशिश करेगा कि वो बायस ना हो पाए, बायस ना हो जाए, तो वो इस तरह के बिहेवियर शो नहीं करेगा जिसमें फर्स्ट को अवॉइड करना या इंक्लूड करना जैसी बातें, और फिर ताकि हर आइटम का सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो जाए। फिर वो कहते हैं इट इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कि जब आप स्टैटिस्टिकली चल रहे हैं तो फिर वो खुद ही सजेस्ट कर रहा है ऑथर कि आप हैफेज़र्ड सैम्पलिंग अवॉइड करें, राइट। तो ये थे सारे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग जो काफी इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी था, राइट। नेक्स्ट फिर आसान है कुछ बातें अगले लेक्चर में लेंगे। ओके, बाय।